देखो सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिविटी में निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी के स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन अल्फा और बीटा एंड गामा। अल्फा निकलेगा उस टाइम पे बीटा नहीं निकल रहा होगा जनरली, साथ में गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रही है, एनर्जी जो निकल रही है फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या बात समझ में आई नहीं है? यस सर। अब सबसे पहले होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम नहीं होता, क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में से आप दो इलेक्ट्रॉन, हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचा न्यूक्लियस। उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अगर मान लो कोई एक्स ए जेड है, अगर इसमें से कोई अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, तो वाई चीज बनेगी, तो प्लस अल्फा पार्टिकल, तो इसके प्लस एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है किसी रिएक्शन के अंदर उसको उसकी क्यू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसे उल्टा लिख दिया गया। इसके Z में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे Z-2 बोलोगे, और A में कितना कम हो जाएगा? -4। A-4 हो जाएगा। तो इसका ग्रुप कितने से चेंज हो गया? अरे अगर कोई पहले मान लो 8th ग्रुप में एलिमेंट था, तो कौन से में आ जाएगा? 6th में आ जाएगा ना। ग्रुप नहीं जानते तुम पीरियोडिक टेबल में? यस सर। तो इसीलिए तो इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो अब एक चीज देखो, ये और ये चीज जनरेट हुई, हाँ या ना? क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो मास है ये स्टेबल हुआ होगा, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा या कम है? इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी से इसकी कमी रही होगी ना बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी होगी और स्टेबल हुआ है, तो कुछ एनर्जी और रिलीज होगी, वो क्यू वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? यस सर। अब जब ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी इसमें से, तो एक रिएक्शन में से मान लो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो एक बार एनर्जी देखते हैं इसकी कितनी होगी। अगर मान लो ये रेस्ट पे था तो बाद में मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो मैं बोलो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, हाँ या ना? तो इन दोनों का अगर मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो किस रेशियो में होगी? इसका मास कितना है? 4, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस ही है, हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? तो मोमेंटम अगर सेम होना चाहिए, तो तुम्हें पता है p²/2m काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? सर मास के इनवर्स का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कितना आ जाएगा? ये A-4 अपॉन 4, हाँ या ना? यस सर। तो अगर अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी आ जाएगी? जो टोटल एनर्जी है वो तो यही होगी जो इनकी काइनेटिक एनर्जी में निकल रही होगी, हाँ या ना? तो मान लो क्यू एनर्जी को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, हाँ या ना? किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? दोनों में कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी आ जाएगी? दिस अपॉन इन दोनों का सम, दैट इज A-4 अपॉन A।
इनटू क्यू वैल्यू, जो मास डिफरेंस के कारण कैलकुलेट हो जाएगी। क्या लॉजिक, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई तुम्हें? यस सर। तो इस कैलकुलेशन को हटा दूं एक बार, ऑलरेडी लिखी हुई है नोट्स में, है ना? यस सर। तो इससे एक्सपेक्टेड क्या है कि जब भी अल्फा पार्टिकल आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स ही होगी। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी सेलेक्टर में भेजूंगा, वेलोसिटी सेलेक्टर के थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर में भेजूं तो कैसी शेप बननी चाहिए? अगर मैग्नेटिक फील्ड में पूछे, बार बार सेम ही रेडियस बननी चाहिए, हाँ या ना? जो भी अल्फा पार्टिकल है, हाँ या ना? पर Yes. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो थे ना, वो ऐसे नहीं आ रहे थे। उसमें क्या आ रहे थे? उसमें ऐसे आ रहे थे, कुछ फिक्स्ड लाइन, डिस्क्रीट लाइन थी। तो डिस्क्रीट लाइन होने का मतलब क्या था कि एक एक्साइटेड स्टेट में रह गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, एटम के अंदर एनर्जी जो स्टेट्स होती हैं, हायर एनर्जी एक्साइटेड, ऐसे न्यूक्लियर के अंदर भी शेल्स होता है। बस बात यह है कि वहां पे जो दो शेल्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है ना, दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमने पढ़ा है वो कैसा है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप का है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का ट्रांजिशन होगा तो कैसा फोटोन निकलेगा? गामा फोटोन निकलेगा, हाँ या ना? यस सर। दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस से एनर्जी निकलेगी तो वो विजिबल लाइट में आएगी, हाँ या ना? 10 की होगी तो अल्ट्रावायलेट में आएगी, 1 की होगी तो इंफ्रारेड में होगी। ऐसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन जो होंगे वो कौन से रीजन में लाई करेंगे? गामा रेडिएशन। तो है क्या कि वो एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है ना, तो एक्साइटेड तो क्यू एनर्जी कुछ कम आएगी, तो डिस्क्रीट वैल्यू ही होगी उनकी भी क्यू की। जैसे मान लो 100 हो सकती है, 100 के बाद में 90 हो सकती है, 80 हो सकती है, तो ऐसे ये लाइनें मिलेंगी, हाँ या ना? ऐसे नहीं कि 99 वाला भी मिलेगा, 98 वाला भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कई बार एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है। तो अभी मैं इस पूरे को मिटा देता हूं। देखो मैं ऐसे पूरा कंप्लीट करके नहीं कंप्लीट कर रहा हूं। जैसे अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक्स से वाई सेम ही कैलकुलेशन, मास डिफरेंस क्यू वैल्यू आ गई, फिर क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया, एनर्जी निकाल दी अल्फा पार्टिकल की, सेम ही कैलकुलेशन है। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, हाँ या ना? लेकिन ऑब्जर्वेशन ऐसी थी। तो ऑब्जर्वेशन ऐसी क्यों थी? क्योंकि जब वाई बनता है तो कई बार एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है, उसकी डिस्क्रीट एनर्जी रहती है, फिर उसमें से गामा रेडिएशन निकलती है, हाँ या ना? तो एक्साइटेड एनर्जी वाली माइनस करनी पड़ेगी क्यू वैल्यू में, और वो थोड़ी देर बाद में रेडिएशन निकल जाती है कई बार। क्या बात समझ में आई है? नहीं? यस। अल्फा डी के समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अरे वाह। इसके बाद में कौन सा डीके देखें? बीटा। बीटा डीके देखते हैं। बीटा डीके में क्या होता है? बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। न्यूट्रॉन टूटता है या प्रोटॉन टूटता है। होता क्या है? जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, हाँ या ना? तो उस टाइम पे एक बीटा पार्टिकल निकलता है। तो कई बार सोचते हैं यार बीटा पार्टिकल, बीटा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, और इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? न्यूक्लियस से। तो लोग सोचते हैं अच्छा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी होता है ना, वो जनरेट होता है जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन। तब क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज, उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अच्छी तरह से बात समझ में आ गई? यस सर। आनी थी, आ जाएगी। अब सुनो, तो अगर मान लो कोई एक्स जेड ए है, इससे वाई प्लस
बीटा पार्टिकल प्लस कुछ एनर्जी आएगी, हाँ या ना। इसके जेड में क्या चेंज आएगा? सर +1 होगा। +1 होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया ना, हाँ या ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Z+1। ए में क्या चेंज आएगा? सर कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा, ए का ए रहेगा, हाँ या ना। यस सर। क्या बात समझ में आई है? नहीं? यस सर। यस तो अगर ये बात समझ में आ गई तो इसमें भी ग्रुप डिस्प्लेस हुआ। इसमें ग्रुप क्या होता है? अगर पहले 8th में था तो अब कौन से ग्रुप में चला जाएगा? 9th में चला जाएगा। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इसे बोलता है, हाँ या ना। अब ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेबिलिटी कर्व होता है कुछ ऐसा, हाँ या ना। यस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो वाला, हाँ या ना। तो अगर मान लो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी के हिसाब से मान लो ये वैल्यू क्या है? कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में, उसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज्यादा है तो उसको कम करना है, तो क्या करोगे? न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन के अंदर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अच्छी तरह से बात समझ में आ गई? यस सर। अब यहां से देखा जाए तो बीटा पार्टिकल है ना, बीटा माइनस लिख देते हैं। बीटा पार्टिकल है ना, उसकी एनर्जी फिक्स या नहीं चाहिए, इसका भी और इसका भी कुछ तो रेशियो होगा ही मास का, तो इसके पास एनर्जी आएगी। और पहले वाले की तरह क्यों नहीं चाहिए? एक फिक्स लाइन आनी चाहिए, हाँ या ना। या फिर अगर वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाए तो भी कुछ ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू आनी चाहिए, हाँ या ना। पर ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था ऐसा। इसका मतलब एक पार्टिकल और निकल रहा है साथ में, तो डिस्ट्रीब्यूशन 3 के बीच में हो रहा है, हाँ या ना। तो इसके पास कुछ भी एनर्जी आ रही है, तो उस पार्टिकल को पहले थ्योरेटिकली बताया था, बाद में प्रैक्टिकली पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला, दैट वाज नोन एज न्यूट्रिनो, हाँ या ना। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिनो। तो अगर ये भी कुछ एनर्जी लेकर जाएगा तो इसके पास काफी एनर्जी है जो हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो इसके ऊपर 100 जूल है, तो अगर मान लो कभी 1 ले गया, कभी 2 ले गया, कभी 3 ले गया, कभी 4 ले गया, कभी 5 ले गया, तो अब इन दोनों के बीच में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हाँ या ना। यस सर। क्योंकि एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल बन रहा है, तो उनकी डायरेक्शन के बेसिस पे अलग अलग एनर्जी आ सकती है, तो ऐसी चीज मिलेगी इसके अंदर। तो बीटा डीके के अंदर देखो ये ऑब्जर्व हुआ, है ना, क्योंकि इसमें क्या निकला साथ में? न्यूट्रिनो निकला। अब समझ में आ गया लॉजिक? यस सर। न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी पढ़ लो, वैसे कोई ज्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। इसके बाद में एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं? बीटा प्लस बीटा प्लस डीके। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ में और क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, हाँ है ना। ये एंटी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है? एंटी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आई बात समझ में? बस चार्ज अलग है इसका। एंटी पार्टिकल क्या होता है किसी भी चीज का? उस पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल को मिला दो, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना, इट मींस दे आर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। जैसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को आपस में मिला दो तो बस एनर्जी। मैटर एंड एंटी मैटर, बिल्कुल सही बात है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो इसके अंदर क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? जेड में क्या चेंज आएगा? -1। जेड में क्या चेंज आएगा?
-1 होगा। -1 या +1? -1। और ए में नो चेंज। कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें एक पार्टिकल और निकलता है, फिर से वही बात, उसको क्या बोलोगे? न्यूट्रिनो। इसमें न्यूट्रिनो। देखो ये बात बता देता हूं, इफ दिस इज एंटी पार्टिकल, दिस इज सिंपल पार्टिकल। हो सकता है पिछली बार गड़बड़ कर दी। ये एंटी पार्टिकल है तो न्यूट्रिनो निकलेगा, हाँ या ना? और Yes, बीटा माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? याद रखने का तरीका एकदम सिंपल है। यस सर। पर इसने उल्टा क्यों लिखा है भाई? सर आपने उल्टा लिख दिया था पहले। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? यस सर। तो सही तो लिखा है, इसमें भी तो यही लिखा हुआ है। पिछली अब बार सही गलत लिखा बता है। दिया था, यस है सर। ना? यस सर। ये लॉजिक तो सही है, मैं सोचा यही लॉजिक गड़बड़ है कि अगर ये एंटी पार्टिकल है तो ये सिंपल पार्टिकल निकलेगा, हाँ या ना? यस सर। बस फिर से क्यू वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आई या नहीं है? यस सर। फिर एग्जांपल है, क्यू वैल्यू निकालनी है, एटॉमिक मास। कर सकते हो इस क्वेश्चन को आराम से। यस सर। क्वेश्चन देख लो, मेरे हिसाब से सॉल्व तो कर ही लोगे। बड़ी एक सिर्फ कैलकुलेटिव है एकदम सिंपल ये चैप्टर। कैलकुलेशन ही गंदी है बस इसमें। कल मैं तुम्हें लास्ट टॉपिक कराऊंगा, पता है कौन सा? डिफ्रैक्शन और रिजोल्यूशन। कल क्लास है क्या तुम्हारी? कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन कर लेना, है ना? मैं तो यहीं से लूंगा क्लास। ठीक है, तू तो आ जाना, मैं यहीं से लूंगा क्लास, आना हो तो। ये समझ में आ गया? यस सर। एक प्रोसेस और होता है जिसे बोलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर में क्या होता है, एक प्रोटॉन है, बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लेता है के शेल से, हाँ या ना? तो प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं, हाँ या ना? तो इन दोनों प्रोसेस में फाइट रहती है, ठीक है? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, उसको कौन सा डीके बोलते हैं? बीटा प्लस डीके। और के कैप्चर में यही फाइट है, एक ही बात है, दोनों के अंदर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन ही बन रहा है, हाँ या ना? एक बार रीडिंग लगा लो इसकी। और ये देखो कितनी बढ़िया स्टेटमेंट लिख रखी है याद रखने के लिए। जब भी न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो बनेगा। कितना सिंपल है, याद रखना। सर डन। फिर ये कल करवाई दिया था तुम्हें। यस सर। अब ये बचे स्टैटिस्टिकल लॉ, हाँ या ना? यस सर। ये तो तुमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ी रखी है। यस सर। आती है क्या? करवाना है या नहीं करवाना है? सर आपकी मर्जी। करवा दूं? वैसे भी मैं करवाता, ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुमसे फालतू में, ठीक है? क्योंकि मैं करवाऊंगा अलग स्टाइल से। तो देखो सुनो, अब काम की चीज है। इतनी देर तक थ्योरेटिकल अभी भी थ्योरेटिकल है। मेरे को ये बात बताओ, सबसे पहले ये स्टैटिस्टिकल लॉ चेंज करते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस। हाँ, करिए स्टार्ट।
यस सर। एक चीज बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरी डेथ कब होगी? मेरी डेथ कब होगी? अब मारने पे हो तो तुम अभी मार दो, चाहिए हाँ या ना? वैसे डेथ कब होगी, कोई आइडिया? जयकरण कुछ कहना चाहता है? नो सर। नहीं, मेरे को लग रहा है यार तू बोलने वाला था, अनम्यूट कर लिया था तूने। ठीक है, इंडिया के अंदर एवरेज लाइफ कितनी है लगभग? सर 70-75 है शायद। 58 होगी सर। 64, 65, 65 मान लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे किसी का 65th बर्थडे आता होगा, बंदा तो डर में आ जाता होगा, भैया होगी एवरेज लाइफ कंप्लीट अपनी, है ना? यस सर। ऐसा होता है क्या? नो सर। अब कई तो बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ ही खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना? कई 2 Yes, sir. महीने, कोई 10 महीने, किसी का एक्सीडेंट होता है 20-21 साल में भी चला जाता है। इट मीन्स हम मरने वाले लोग हैं, वी आर अनस्टेबल। जैसे एक न्यूक्लियाई है, वो अनस्टेबल होता है, लेकिन आप एक न्यूक्लियाई को पकड़ के नहीं बोल सकते ये अब मरेगा। जैसे हमारी एवरेज लाइफ है वैसे उसकी भी एवरेज लाइफ है, हाँ या ना? तो अनस्टेबल चीजें खत्म होनी होनी है कभी ना कभी, पर ये नहीं पता कब होनी है, कितना भी जी सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम ये स्टैटिकल लॉ पढ़ते हैं तो हम एक बंदे की बात नहीं करेंगे, खूब सारे न्यूक्लियस की एक साथ बात करेंगे। क्या बात समझ में आई या नहीं है? Yes, अब sir. मेरे को एक बात बताओ, जम्मू में हर दिन बोल रहा हूं, लगभग कितने लोगों की डेथ होती होगी एवरेज हर दिन? लगभग 5-6। और भी चोरी देखा करे यार अखबार के अंदर, उससे आइडिया लग जाना है। सर जम्मू में कहा एक- ना आपने खाली? कितनी फोटोएं आती हैं उसमें, ये बताना जरा मेरे को। सर एक आधा आधा पेज तो भरा ही होता है। है आधा पेज तो भरा ही होता है अखबार में। आधा पेज तो कम से कम, एक पेज मान लेते हैं, एक पेज के अंदर कितनी फोटोएं आ जाती होंगी? कम से कम 20। 20। इसी से आइडिया लगा लेते हैं अपन, ठीक है? अब मैं पूछूं तो रोज जम्मू के अंदर लगभग 20 लोग खत्म होता है। अगर मैं बात करूं जम्मू, पंजाब और हिमाचल को मिला लूं तो कितने होते होंगे एक दिन में? लगभग 1200। क्यों जम्मू वाले कम मर देंगे यार, 3 ही स्टेट को जोड़ दे। सर अब 60 पंजाब के की राउंड। पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए तूने सोचा और ऐड कर देते हैं, हाँ या ना? अब दिल्ली को और मिला दे तो सर लगभग 5000। इट मींस जो डेथ हो रही है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि कितने लोग जिंदा हैं, इस बात पे डिपेंड कर रही है कितने लोग मर गए हर रोज जो डेथ हो रही है, सर कितने जिंदा हैं? कितने जिंदा है। इट मींस dN/dt कम हो रहा है तो माइनस ही हो रहा होगा, should be proportional to n and n is the number of people who are living right now, हाँ या ना? यस सर। ये रेडियो एक्टिविटी में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे पर सेकंड उतने ही ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे, यही तो पढ़ा है तुमने, यस सर। हाँ या ना? सिंपल। अब मान लो अभी तुम्हें पता है थोड़े दिन पहले है ना कोरोना आ गया, तो पर डे डेथ ज्यादा हो गई थी या कम हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। तो वो सिर्फ एन पे नहीं डिपेंड करता, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, हाँ या ना? यस ये है सर। लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाँ या ना? नहीं आई बात Yes, समझ में? सर आ गई। अब ये जो लैम्डा है कोरोना के अंदर, इस लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जो 60 साल से उम्र वाले ज्यादा थे वो ज्यादा गए फर्स्ट वेव के अंदर, हाँ या ना? तो मैं बोल दूं 68 से जो ऊपर लाइव जिंदा लोग थे, हाँ या ना, उनका लैम्डा ज्यादा होगा, ठीक है?
बच्चों के लिए लैम्डा एकदम कम है क्योंकि कोरोना का असर ही नहीं था बच्चों पे बहुत ज्यादा, हाँ या ना? यस सर। ऐसे फील आ रही है ना एकदम बढ़िया तरीके से, है यस ना? सर। तो हर वैल्यू की फील आ गई, क्या चीज कहना चाहता हूं मैं? यस सर। t इक्वल टू 0 पे मान लो n नॉट पार्टिकल्स थे, तो t टाइम पे कितने हो जाएंगे? n, किसी भी t टाइम पे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log एट द बेस e n, आया ना? n नॉट से n इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ये चीज क्या बन जाएगी? log एट द बेस e n बाई n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, हाँ है ना? यस सर। यार इसको तो लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया, बाकी भी लिख रहे हैं एक बार। जबरदस्त बताया ना एकदम, तुम्हें फील आ गई ना? यस सर। पहले भी तुम्हें ऐसे ही पता था क्या? ऐसे आइडिया था या रट रखा था? आइडिया था। तो ये n क्या है? जितने खत्म हो गए वो है या जितने बचे हैं वो है? सर जितने बचे हैं। जितने बचे हैं। तो जो खत्म हुए वो कितने हैं? सर n माइनस जो ओरिजिनल n नॉट माइनस n नॉट। n नॉट माइनस ये कर दो, हाँ या ना? 1 यस माइनस e सर। की पावर माइनस लैम्डा टी, n बाय n नॉट क्या आ जाएगा? हाँ है ना? यस ये सर। क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, हाँ है ना? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का सम क्या होना चाहिए? 1। यस सर। अब ऐसा तो नहीं है कि आत्मा मर गई इंसान जिंदा है फिर भी, हाँ या ना? हम वो केस नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आई है नहीं आई? हम मान रहे खत्म तो मतलब खत्म, ब्रेन डेड मींस ब्रेन डेड। यस सर। तो ये क्या हो जाएगी? कौन सी प्रोबेबिलिटी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो गई, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल होगी, हाँ ना? क्या यस सर। लॉजिक समझ में आ गया? अब हाफ लाइफ क्या होगी ये बताओ? हाफ लाइफ, आधी जिंदगी मतलब 65 साल है तो 37.5, सॉरी 32.5 है आधी जिंदगी। मतलब बंदा आधा मर जाता है उस टाइम पे, मर ही जाता है, शादी हो जाती है भैया बंदे की, हाँ या ना? तो आधी हो जाती है उसकी जिंदगी वही। आधी जिंदगी नहीं होती, ऐसे नहीं बोलते आधी जिंदगी हो गई। हाफ लाइफ का मतलब है जितने भी जिंदा लोग थे उसमें से आधे निपट गए, हाँ या ना? यस सर। ये लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। तो अगर वो ये बात समझ में आ गई तो हाफ लाइफ n की वैल्यू नॉट बाई 2 दे, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा?
ln 2 by lambda. क्या लिखूं यार, समझ में नहीं आ रहा। दोनों तरफ लॉग ले लो, क्या आ जाएगा? ये चीज आ जाएगी। Yes. किसके बराबर आ जाएगा? सॉल्व कर लो, ये चीज आ जाएगी, हाँ है ना? Yes, sir. इसको देख के एक आइडिया लगाओ। डीके ज्यादा रेट से हो रहा, कोरोना आ गया तो पॉपुलेशन ज्यादा जल्दी आधी हो जाएगी या धीरे धीरे होगी? जल्दी हो जाएगी, तभी तो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. ये बात बताओ, शुरुआत में मान लो 5000 थे लोग जिंदा, यानी स्टेबल न्यूक्लियस, हाफ लाइफ है 2 आवर्स, तो t इक्वल टू 0 पे 5000 थे, 2 आवर्स पे कितने हो जाएंगे? 2500. 2500 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, हाँ है ना? और 4 Yes, sir. घंटे पे 1250. 1250, और 6 घंटे पे 625. ठीक है। अगर मेरे को ये बात बताओ, 2 आवर्स पे नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर बच गए ना, वो हो गए 4000। अब बताओ, ये हाफ लाइफ नहीं है, ये कोई भी टाइम है, t1 टाइम, जिसके ऊपर ये 2 आवर्स मान लो, जिस पे कितने हो गए 4000, तो 4 आवर्स पे कितने हो जाएंगे? ये हाफ लाइफ थोड़ी है यार, आधे थोड़ी हो गए 2 घंटे में। 2 Yes, घंटे sir. में 5000 के 4000 हो गए, तो 4 घंटे में कितने हो जाएंगे? अब कितने बचेंगे? सर 2000 से ज्यादा ही होगा, हाँ तो कितने होंगे भाई? वो निकालना पड़ेगा. करो कैलकुलेट, फिर मैं बताऊंगा, करो कैलकुलेट। क्या हुआ, क्या रहा आंसर? सर लैम्डा निकल गया, अभी आगे कैलकुलेट करना. कर कर बेटा, सॉल्व कर, पहले अच्छे से दुखी हो फिर बताऊंगा मैं। सर 3200. कितना?
3200. बिल्कुल सही है भाई, इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में जाता है, सिंपल फंडा है, हर बार 50-50% जा रहे हैं, तो इस बार 2 घंटे में कितने परसेंट चले गए? 20% चले गए, तो 2 घंटे में और कितने चले जाएंगे? तो 4000 का 20% कितना होता है? 800। 800 कम कर दो, कितने बच गए? 3200। हाँ या ना? 6 घंटे पे कितने होंगे? अब फिर से उसका 20% कम कर दो, हाँ या ना? या 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो 32 को। नहीं आई बात समझ में? तो इसके अंदर लिख लो इक्वल परसेंटेज गायब होते हैं इक्वल टाइम के अंदर, हाँ या ना? Yes sir. ये फंडा कैसा लगा? एकदम बढ़िया। Yes sir. इक्वल परसेंटेज का फंडा एक्चुअली। ये लॉजिक लगाओगे ना तो एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस को तुम, कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा आंसर हाफ लाइफ का नहीं आता। आफ्टर एन हाफ लाइफ कितने बचेंगे? एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, हाँ या ना? एन हाफ लाइफ के बारे में पता ही है, 1/2, फिर 1/2, फिर Yes, sir. 1/2। समझ गए यार क्या कैलकुलेट करवाए भाई इसके अंदर? क्या ये बात समझ में आ गई? हाफ लाइफ समझ में आ गई अच्छे से? Yes sir. एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ। क्या बोलते हैं? Average. यार एवरेज लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दिखाता हूँ एवरेज लाइफ का, इसने सिंपल फॉर्मूला दिया और कुछ नहीं दिया, और तुम मेरे को ये बताओ कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। पहले तुम खुद दिमाग लगाओ। ये तो देखो इसने सॉल्व करके दिया है, वो तो पूरी कहानी है फालतू की। हाफ लाइफ, सही बात है, इक्वल डी के होते हैं, इक्वल इंटर। अब Sir, इससे तो ज़्यादा करने की bright जरूरत नहीं screen. है। एक मिनट एक मिनट, ठीक है सर अब. ठीक है। ये तो ऐसे फालतू टाइप के क्वेश्चन है। एक्टिविटी क्या होती है ऐसे ही बता देता हूँ। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को एक्टिविटी बोलते हैं, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? एक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो जैसे एक लाइन में समझ में आ जाएगा, फील भी आ जाएगी तुम्हें। तुम्हें पता है dn/dt क्या चीज है? लैम्डा इंटू एन। तो व्हाट इज दिस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड? इसी को एक्टिविटी बोलते हैं, हाँ या ना? इनिशियल एक्टिविटी क्या होगी? लैम्डा इंटू एन नॉट। शुरुआत के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे, हाँ या ना? तो एक्टिविटी sir. धीरे धीरे बढ़ती जाती है घटती जाती है? सर घटती घटती जाती है, जाती. क्योंकि जो जिंदा है वो लोग कम होते जाएंगे, हाँ या ना? Yes sir. सिंपल बात है यार एकदम। बस ये लिखा हुआ है एक्टिविटी के बारे में। इनिशियल एक्टिविटी ये जनरली क्वेश्चन एक्टिविटी की टर्म्स में आता है, तुम आराम से कर सकते हो, कोई फाइट ही नहीं है इसके अंदर। पता है मेरा ऐसे फालतू टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं एकदम। ये वाला फॉर्मूला है एवरेज लाइफ का, तुम सोच सकते हो ये कैसे डिराइव होगा, ये कैसे बनेगा? तुम्हें मैं 5 मिनट देता हूँ इसके बारे में सोचने के लिए। फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें, तुम्हें ये डिटरमाइन करना है ये कैसे बना, ठीक है? फिर इंटीग्रेशन तो तुम कर ही लोगे एवरेज लाइफ। क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? Yes sir. तो करो सॉल्व एक बार इसका, लगाओ दिमाग, 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें।
सर इसने पहले ऊपर न्यूमरेटर में हमारी एक्टिविटी लिखी है एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, जो सर्वाइविंग मतलब जो सर्वाइविंग एटम मतलब न्यूक्लियर मैटर की है, उसको इसने इंटीग्रेट किया है। फिर टी टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम थी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, तो टोटल एक्टिविटी आ गई। उसको इसने डिस्ट्रीब्यूट किया एन नॉट पार्टिकल्स में। तो टी एवरेज हमारा वो टाइम आता है जब एन नॉट पार्टिकल्स डिके करके टी एवरेज टाइम में हर एक की इतनी एक्टिविटी हो। चलो मैं बताता हूँ, बता दूं? समझ में नहीं आ Yes, रहा sir. ना? नो सर, समझ में आ रहा है? नो सर। देखो, यही है फॉर्मूला। यस सर। दो फॉर्मूले हैं अपने पास। ये मॉलिक्यूल कब खत्म हो रहे हैं, कौन से टाइम पे खत्म हो रहे हैं? जब n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाँ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स लिखूं तो n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये जो t टाइम है, इस टाइम पे कितने खत्म हो रहे हैं? हाँ है ना भाई? टी टाइम के ऊपर उससे थोड़ा सा टाइम और dt टाइम में जाओगे तो इतने खत्म हो रहे हैं, हाँ या ना? अब मान Yes, लो sir. हम क्लास के अंदर मान लो 100 लोग हैं, कोई मान लो 30 साल तक जिएगा 5 बंदे, फिर 40 साल तक जिएंगे 8 बंदे, फिर 90 साल तक जिएंगे 20 बंदे, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, हर एक बंदा जितनी जिंदगी जिया मल्टीप्लाई, हर एक बंदा जितनी जिंदगी गया, 5 बंदे 30 साल तक, 5 3 जा 12, हाँ या ना? 120 साल, और उन सबको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ लोगों से, तो एवरेज लाइफ आ जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. ऐसे ही तो करते, अगर एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, सबका हमें पता है कि ये 3 जने भैया 12 साल की उम्र में खत्म होंगे, ये 5 18 में खत्म होंगे, ये 20 मान लो 40 में खत्म होंगे, तो एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं ना आराम से। सर जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब क्या है, ये खत्म हो रहे हैं कब, कौन से टाइम पे हो रहे हैं इतने, तो ये कितने दिन तक जिंदा रहे, टी टाइम तक, हाँ या ना? अब कुछ खत्म हो गए सबसे पहले जीरो टाइम पे, जीरो टाइम पे खत्म हुए, जीरो मान ले, हाँ या ना? और कब तक खत्म होंगे सारे के सारे, कब तक खत्म हो जाएंगे? इन्फिनिट टाइम पे। Infinity. इसको डिवाइड कर दो टी से किससे? क्यों मल्टीप्लाई किया? भाई टी टाइम तक इतने जिंदा रहे, तो ये तो करोगे ना, जैसे ये है 5 लोग मरे 30 साल की उम्र में, हाँ या ना? लेकिन ये तो कंटिन्यूअसली मरते जा रहे हैं, सिर्फ 5 में थोड़ी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। किसी भी टी टाइम के तक जिंदा रहे कितने, डीएन खत्म हुए, तो डीएन जो खत्म हुए टी टाइम तक जिंदा रहे ना, तो वही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है ना ये सब। और इसको किससे डिवाइड कर दोगे? एन नॉट। अब इस फॉर्मूले को देखो, ये चीज क्या आ जाएगी, टी एवरेज लाइफ आ जाएगी। अब जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, क्या ये फॉर्मूला सेम है क्या जो मैंने दिखाया था? हाँ है ना? Yes, sir. तो बस उसको सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे तो 1/λ आ जाएगा, तो टी एवरेज आ जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir.
तो कभी ये वाला फॉर्मूला इंटरचेंजेबली यूज होता है लैम्डा निकालने के लिए। कई बार टी हाफ दे रखा है तो लैम्डा निकालना है, टी हाफ दे रखा है तो एवरेज लाइफ निकाल सकते हो आराम से। यस सर। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। बस अब क्वेश्चन ही है इसके। एक बार इस थ्योरी की रीडिंग लगा लेना तुम, इसके जो क्वेश्चन है ना। हाँ बच्चे, यस सर। कल इन क्वेश्चनों की रीडिंग लगा लेना, जो नहीं समझ में आए ना वो मेरे से पूछ लेना बस। कल मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगा सारे टॉपिक, ठीक है? अब मैं तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स की शीट भी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्वेश्चन नहीं है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वही मास डिफेक्ट वाली क्वेश्चन है सारे के सारे। आई बात समझ में? यस एक वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, वो देख लेना फिशन फ्यूजन का, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, कल का लास्ट लेक्चर होगा।